वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट की सीरीज चल रही थी उसका आज एक नया चैप्टर होने वाला है। उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में काफी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि पूरा चैप्टर बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो के अंदर लगभग 29 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और फर्दर अगर ऐसे और भी वीडियोस तुम्हें चाहिए इसके लिए मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक और बात, अगर तुम्हें कोई क्वेरी या डाउट रह जाता तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली डीएम करके पूछ सकते हो। और इसके नोट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी ग्लूकोज, और सी ऑप्शन का है एसिटोफिनॉन, एंड डी नन ऑफ द अबव। देखो, मैंने पहले बताया तुम्हें कि टॉलरेंस टेस्ट कौन से देते हैं। टॉलरेंस टेस्ट देने वाले जो ग्रुप्स हैं वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं। अब इसमें से तुम्हें चेक करना होगा कि इसमें कहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सी ऑप्शन देखो तो एलिमिनेट होगा, क्योंकि एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसका ये तो एलिमिनेट हो गया पहले ही, तो ये तो नहीं होने से रहा, ये तो हो नहीं पाएगा। फिर आगे वाले देखते हैं हम ग्रुप। इसमें कौन सा, फिर सुक्रोज। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज कैसे बनता है। सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को मिला करके, है ना। इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है। तो उसमें होता क्या है कि जो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो फ्री नहीं रह जाता जब सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर भी हमारे पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं बनता, जिसकी वजह से जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ग्लूकोज बचा। ग्लूकोज के पास क्या होता है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे CHO होता है, फिर यहाँ पर OH, H, OH, H, और यहाँ पर OH, H, यहाँ भी OH, और यहाँ पर OH होता है। तो यहाँ पर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होने की वजह से क्या करता है, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट शो करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ग्लूकोज होगा हमारा वो क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल मोनोसैकेराइड्स कीटोज आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। दूसरा स्टेटमेंट है सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl, इट गिव टू रिड्यूसिंग शुगर्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द अल्टरनेट नेम ऑफ द ग्लूकोज इज डेक्सट्रोज। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोल रहा है, ऑल द मोनोसैकेराइड कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, भले वो कीटोज हो या एल्डोज हो, सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है तुमको कि यहाँ पर कीटोज लिखा हुआ है और कीटोज होंगे तो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, ऐसा नहीं। उनमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl, इट गिव्स टू रिड्यूसिंग शुगर्स। देखो, भी मैंने ऊपर बताया तुम्हें कि जो सुक्रोज होता है वो कैसे बनता है। सुक्रोज कैसे बनता है तुम्हारा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर होता है अल्फा डी ग्लूकोज, प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। और ये दोनों क्या है, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। तो मतलब जब इसको डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब सुक्रोज, ये दोनों पहले मिलके बने हुए थे, अब इसको हमने डाइल्यूट HCl के साथ वो किया, तो बीच का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो हाइड्रोलिसिस की वजह से टूट जाएगा। और जो मोनोसैकेराइड्स, जो प्राइमरी यूनिट्स थी मोनोसैकेराइड्स की, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारा जो सुक्रोज होगा वो क्या दे देगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज दे देगा और बीटा डी फ्रक्टोज दे देगा। तो व्हेन सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl, इट गिव्स टू रिड्यूसिंग शुगर्स। और दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, क्योंकि दोनों ही मोनोसैकेराइड है। हमारा जो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, अल्टरनेट नेम ऑफ द ग्लूकोज इज डेक्सट्रोज। तो बस रटने वाली बात है कि जो ग्लूकोज है उसको एक डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। द लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, द पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। अभी जैसे एग्जांपल के लिए हम सेल्यूलोज ले लें, है ना। तो सेल्यूलोज हमारा एक पॉलीसैकेराइड है, पर इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं मीठा सा लगता हो खाने में, है ना। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। स्टेटमेंट भी सही है। सब देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कार्बोहाइड्रेट है तो मतलब होना चाहिए कि टेस्ट में इसका स्वीटनेस आनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है ना। तो जो पॉलीसैकेराइड्स है स्वीट नहीं होते टेस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज प्रोलॉन्ग हीटेड विद HI। है ना, ग्लूकोज को हमने हीट किया है बहुत देर तक HI के साथ। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया आपको, फिर से मैं बना के दिखा देता हूँ। CHO, यहाँ पर OH आता है, फिर इधर OH आता है, OH इधर आता है, और
ऐसे यहाँ भी OH आएगा और यहाँ पर H आएगा, यहाँ H आएगा और यहाँ H आएगा और यहाँ पर OH, ऐसे CH2H। तो इसको मैंने बहुत देर तक क्या किया है, हीट किया है अलॉन्ग विथ HI। तो पहले बता चुका हूँ कि जो HI होता है इसके साथ हीटिंग की जाती है तब हमारे पास क्या रिएक्शन देखने को मिलती है, रिड्यूसिंग रिएक्शन। रिड्यूस करता है ना। अब देखो एक खतरनाक सा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, क्या करेगा, यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन का सिंपल सा क्या बना देगा, हमें हेक्सेन बना के दे देगा, 1 2 3 4 5 6 हमें क्या दे देगा ये यहाँ पर N हेक्सेन। N हेक्सेन हमें जो है रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा। जब भी हम ग्लूकोज को हीट करेंगे किसके साथ, HI के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हेक्सेन। उसके हिसाब से ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन पहला क्या है, द प्रोडक्ट विल बी एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी क्या, प्रोडक्ट विल बी रिंग चेन। ऑप्शन सी, द प्रोडक्ट विल बी एन एल्कोहल। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो एन हेक्सेन है क्या है, एक हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड भी है ना, सैचुरेटेड एल्केन है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, द प्रोडक्ट विल बी एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक रिएक्शन दे रखी है नीचे, तो बोल रहा है रिएक्शन जब होगी तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिख के भी आ सकता है, ऐसे बना के ना दे, कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और मैंने ऐसी रिएक्शन पहले बताई आपको एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में। देखो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर OH है, यहाँ OH है, OH है, OH है, ये H है और H है और ये OH है और यहाँ पर C डबल OH। अब जब हम NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर H H, यहाँ पर N NH2OH। ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर से क्या करेंगे, हम पानी उड़ा देंगे। जब पानी उड़ाएंगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड N और OH बन जाएगा। और ये किसका स्ट्रक्चर होता है, क्या है, ऑक्साइम है, ऑक्साइम है ना। तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट P जो मिलेगा हमारे पास वो ऑक्साइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड N OH जो स्ट्रक्चर होता है ऑक्साइम का होता है। तो ये ऐसी रिएक्शन में बता चुका हूँ, जब भी हाइड्रोक्सिलामीन और एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करानी होती है ना, तो हम बीच से पानी को अलग कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ट्रिक है। तो ऐसे करके हमने करा और हमारे पास क्या मिला, प्रोडक्ट ऑक्साइम। तो प्रोडक्ट P हमारा जो मिलेगा, प्रोडक्ट P जो मिलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइम, ऑक्साइम मिल जाएगा। एंड देन इसी की रिएक्शन कराई गई है, सॉरी यहाँ पर P की रिएक्शन नहीं, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, P की इसी की रिएक्शन कराई गई है HCN के साथ। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ करानी है, उसको भी मैं बता देता हूँ करा के। देखो उसमें क्या करेंगे हम, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब HCN के साथ होगी, मैं सिंपल सा एक ले लेता हूँ RC OOH है ना। अभी इसकी रिएक्शन करानी है CN-, तो ये आके यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर RC, ये यहाँ पे -चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर CN आके जुड़ जाएगा और H, और इसके बाद ये फर्दर H+ के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, RC, ऊपर OH ग्रुप, यहाँ पर CN और H। और जहाँ पर एल्कोहल और साइनाइड ग्रुप दोनों साथ में, मतलब एल्कोहल और नाइट्राइल ग्रुप साथ में एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। उसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तुम्हारा जो प्रोडक्ट Q बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तुम्हारा प्रोडक्ट P क्या था, ऑक्साइम था, और प्रोडक्ट Q क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, प्रोडक्ट P इज अमाइड एंड Q इज नाइट्राइल, तो बिल्कुल यूजलेस, कुछ नहीं। ऑप्शन बी क्या था, प्रोडक्ट P इज ऑक्साइम एंड Q इज साइनोहाइड्रिन, तो हमारा प्रोडक्ट P जो था वो ऑक्साइम था और Q क्या हमारा, साइनोहाइड्रिन। तो ऑप्शन बी जो हमारा है डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे फिर से एक रिएक्शन दी हुई है ग्लूकोज की, और इस बार ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई है ब्रोमीन वाटर के साथ, है ना। तो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको ब्रोमीन वाटर का कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ग्लूकोज का फिर से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर CHO था हमारे पास और यहाँ पर OH था और ऐसे 4 ये थे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया। इसकी जब हम Br2H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो यहाँ पर एल्डिहाइड वाला ग्रुप था है ना, इसकी जगह हमारे पास COOH आ जाएगा, और बाकी का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसका नाम हम देते हैं क्या, ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या देते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एटलीस्ट एक ना एक शिफ्ट में पूछी जाएगी, हर बार पूछी जाती है ग्लूकोनिक एसिड के बारे में। और एक सेसारिक एसिड भी बनता है फर्दर रिएक्शन, इसकी जब फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो ये दोनों एसिड्स के नेम और इनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, CHO ग्रुप बेसिकली COOH में कन्वर्ट हो गया है।
हमारा जो प्रोडक्ट पी बनेगा वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, है ना। मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूँ, वहाँ पे बता देता हूँ। तो हमारा देखिए ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, COOH, यहाँ पर ऐसा अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास जो नीचे अल्कोहल वाला ग्रुप है ना, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर भी COOH आ जाएगा, है ना। अब जब दोनों टर्मिनल्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तब इसका नाम बदल के रख दिया जाता है सेसारिक एसिड, सेसारिक एसिड, और इसका नाम क्या देते हैं हम, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये दोनों ही एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन एटलीस्ट एक ना एक आता ही है किसी ना किसी शिफ्ट में, तो इनको ढंग से इनका स्ट्रक्चर याद कर लेना और पढ़ लेना। तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट पी है वो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, एंड प्रोडक्ट क्यू जो बनेगा हमारा सेसारिक एसिड बनेगा। तो पहला ऑप्शन क्या था, प्रोडक्ट पी इज सेसारिक एसिड एंड द क्यू इज ग्लूकोनिक एसिड। ऑप्शन बी क्या था, प्रोडक्ट पी इज सेसारिक एसिड एंड क्यू विल नॉट फॉर्म। ऑप्शन सी क्या है, प्रोडक्ट पी इज ग्लूकोनिक एसिड एंड प्रोडक्ट क्यू इज सेसारिक एसिड। तो हमारा जो ऑप्शन सी है डेफिनेटली वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लूकोज। फिर से ग्लूकोज का ही सवाल आया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग ग्लूकोज, है ना। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या है, द ग्लूकोज डज नॉट शो स्किप्स टेस्ट। अभी जिसको पता है कि स्किप्स टेस्ट क्या होता है वो मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका जो रिएजेंट यूज करते हैं उस रिएजेंट का क्या नाम है, तब तक मैं आगे का ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन बी क्या है, द पेंटाएसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। ऑप्शन सी का द ग्लूकोज इज द रिड्यूसिंग शुगर, एंड ऑप्शन डी क्या है, ग्लूकोज डज नॉट शो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है, इज नॉट करेक्ट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सही नहीं है। तो अब हम देखते हैं, ग्लूकोज डज नॉट शो स्किप्स टेस्ट। तो स्किप्स रिएजेंट जो होता है हमारा वो होता है NaHSO3, है ना। तो देखो होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है वो ऐसे सिंगल चेन मतलब वाले स्ट्रक्चर में ना होकर एक रिंग फॉर्म कर लेता है, और ये पायरेनोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो पायरेनोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होता है, अभी देखो मैं बताता हूँ। पहले हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा था, हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर CHO का फ्री ग्रुप एक प्रेजेंट था, और यहाँ पर OH था, है ना, ऐसा सा था, और यहाँ पर OH और H थे, वो ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या फॉर्म कर लिया, पायरेनोज टाइप स्ट्रक्चर। उसमें हमारा ये यहाँ पर जो एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन था वो यहाँ पे आके ट्रैप हो गया, है ना। यहाँ पे जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था वो मतलब खत्म हो चुका है, वो फ्री नहीं रह गया कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो इस केस में क्या होता है कि NaHSO3 को कोई भी जगह मिलती ही नहीं है कि जैसे NaHSO3 का काम क्या है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन अभी एल्डिहाइड उसको मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो जो ग्लूकोज होगा हमारा, मतलब जो नाउ एग्जिस्ट एज द पायरानोज, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पायरानोज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और स्किप टेस्ट हमारे पास नहीं आएगा। हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ग्लूकोज डज नॉट शो स्किप टेस्ट, तो ये नॉट करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पेंटाएसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। अभी मैंने रिएक्शन कराई थी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, हाइड्रोक्सिलामीन मैंने बताया भी था क्या होता है, NH2OH। तुम लोग कमेंट में लिखो, एक बार लिखोगे याद होगा, ठीक है। NH2OH होता है हमारा हाइड्रोक्सिलामीन। अब देखो क्या बोल रहा है, पेंटाएसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। तो जनरली देखे गए हैं कि ऐसा ऐसी ऐसी रिएक्शंस हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अब इनके रीजन फिर बाद में एक्सप्लेन किए जाते हैं ना, पहले ऑब्जर्वेशन आती है फिर रीजन एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्या होता है, देखो जो ग्लूकोज होता है ना वो पायरेनोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहां पर हमने क्या किया, जो हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप था उसको तो फ्री रहने नहीं दिया, और बाकी जो हमारे अल्कोहल वाले ग्रुप थे जहां पर रिएक्शन हो सकती थी उनको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एसीटेट में, है ना, ऐसे करके इस वाली चीज में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर जितने भी पांचों अल्कोहल वाले ग्रुप थे उनको इस चीज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। और यही सब चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा NH2OH होता है उसको भी रिएक्शन करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, तो क्या करता है, रिएक्शन नहीं कर पाता है ना। तो जो पेंटाएसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यही जो दो टेस्ट है ना, ये दोनों टेस्ट, ये जो दोनों टेस्ट मैंने बताए, ये दोनों टेस्ट यही कंफर्म करते हैं कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है ना, वो स्ट्रेट चेन में ना एग्जिस्ट करके प्रेफर करता है कि इसमें एग्जिस्ट करना जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो पायरानोज का स्ट्रक्चर होता है उस फॉर्म में।
है ना, इस वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन दोनों टेस्ट से कंफर्म होता है, यहाँ से इसकी आती है कंफर्मेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो मतलब नॉट करेक्ट के लिए तो सही नहीं होंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि ग्लूकोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो इसमें कोई वो है नहीं, ये भी सही है। लास्ट वाला ये गलत होगा, ग्लूकोज डज नॉट शो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो ग्लूकोज जो होता है वो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है। अभी मुझे भी नहीं पता है कि कभी ये पायरानोज का स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं और कभी ये स्ट्रेट चेन कंसीडर करते हैं। जब ये टॉलरेंस टेस्ट की बात करते हैं या फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट की बात करते हैं, जब स्ट्रेट चेन वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो ये ग्लूकोज डेफिनेटली फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, ऐसा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो तुम भी मानो, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने डज नॉट लिख रखा है और ग्लूकोज क्या करता है, शो करता है, तो ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपाउंड इज नोन एज। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बना के दे दिए गए बहुत खतरनाक खतरनाक से, वही पायरानोज टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, और ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा पहचानते कैसे हैं, जैसे ये हमारा C1 होता है और इसी कार्बन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो OH OH दोनों एक साइड है और यहाँ पर OH OH दोनों अपोजिट साइड है। तो जब अपोजिट होते हैं तब उसको बीटा बोलते हैं, जब एक साइड होते हैं तो उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो जब भी कभी इन ग्रुप यहाँ पर इनका जब वो ओरिएंटेशन बदलता है ना, तो इनको हम बोलते हैं एनोमर। जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, है ना, एनोमेरिक कार्बन। और जो ये दो आइसोमर्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स, एनोमर्स, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने से आइसोमर्स नहीं कहेंगे, बेटर हम इसको एनोमर कहेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स। मतलब अल्फा और बीटा का कुछ भी हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, जो भी हो, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे कभी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स, ठीक। तो दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स हैं एक दूसरे के। ये चीज भी रटने वाली थी, अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशन है वो एनोमर्स होता है, ठीक। और ऑप्शन में आइसोमर दे रखा है, एनैंसोमर देखा, आपको पता भी होगा। एपीमर्स भी, एपीमर्स का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का एपीमर होता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। इसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो उसके C4 कार्बन आइटम पर जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है OH और H का, वो चेंज हो जाता है और वो फिर नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, गैलेक्टोज बोलते हैं उसको, भी आगे आएगा भी, ठीक है। तो एपीमर भी बता दिया मैंने, और ये जो अल्फा बीटा के बीच का जो रिलेशन है उसको एनोमर बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फ्रक्टोज एज अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि फ्रक्टोज देगी एज अ प्रोडक्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जितने भी पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड हैं, वो उनकी जो मोनोसैकेराइड वाली यूनिट है जो प्राइमरी, किनसे वो मिलके बने हैं। तो ये चीज़ तुम्हें ढंग से याद होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी और इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो अभी जिससे मैं बात करूँ स्टार्च की, तो स्टार्च किससे मिलके बनता है, स्टार्च जिसको पता है किससे मिलके बनता है कमेंट करके बताओ। फिर सिमिलरली सुक्रोज, है ना, और फिर बोथ ए एंड बी ऑप्शन दे रखा है। तो स्टार्च जो बनता है वो मिलके बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है हमारा स्टार्च। और इसमें सिंगल ही यूनिट प्रेजेंट होती है, अल्फा डी ग्लूकोज ही लिंक होता है C1 और C4 पर, उससे बनता है हमारा अमाइलोज, और ऐसे C1 और C6 पे भी लिंक करके अमाइलोपेक्टिन बनाता है, और फिर हमारा जो है स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है वो अल्फा डी ग्लूकोज होती है। तो फ्रक्टोज तो इसमें तो नहीं होता, स्टार्च में नहीं होता, तो स्टार्च में जब फ्रक्टोज है ही नहीं, तो अगर हम उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे भी तो हमारे पास नहीं मिलने वाला है, तो हमारा ऑप्शन ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अभी सुक्रोज का मैंने बताया, सुक्रोज की जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है वो कौन कौन सी थी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इन दोनों के बीच का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इन दोनों के बीच का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूटेगा और हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज अलग अलग करके मिल जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या पूछा था कि फ्रक्टोज किस में मिलेगा, तो फ्रक्टोज में हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज में मिलेगा, और ए में नहीं मिलेगा, तो सी और डी तो होने से रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सुक्रोज के स्ट्रक्चर की फिर से बात आ गई, मैं सुक्रोज के स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। देखो अल्फा डी ग्लूकोज होता है पहले, तो यहाँ पर हम अल्फा ग्लूकोज पहले बनाएंगे, यहाँ पर OH, यहाँ पर हम OH, यहाँ पर H लगाएंगे, फिर यहाँ पर H, OH, OH,
H H OH और यहाँ पर H और OH, ठीक है। और सिमिलरली हम बीटा डी फ्रक्टोज भी बनाएंगे, तो OH, यहाँ पर OH H आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा H OH, यहाँ पर OH H और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास OH और यहाँ पर CH2H, ठीक है। ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा उसका, यहाँ पर H आएगा, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो है इसके साथ लिंक करेगा, है ना, और यहाँ पर दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा और जो हमारा सुक्रोज है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन द C1 ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज का होता है तो C1 ही लिंक होता है, पर बीटा डी फ्रक्टोज के बारे में कमेंट नहीं किया है, पर बात तो सही है, ठीक है। कोई वो, अगर मैं करेक्ट की बात करूंगा तो अल्फा डी के लिए सही लिखा है तो फिर स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज लेवोरोटेटरी। अब देखो होता क्या है, जो सुक्रोज होता है ना, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज बनता है और बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, वो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहता है, पर जो बीटा डी फ्रक्टोज है ना उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेवोरोटेटरी होता है, और दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सेम रहता है, मतलब 1:1 में दोनों निकलते हैं। लेकिन होता क्या है, जो लेवोरोटेटरी होने का एंगल जो है ना वो बीटा डी फ्रक्टोज का ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर हम कंपेयर करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज से उसके डेक्स्ट्रोरोटेटरी होने की वजह से। तो हमारा जो नेट जो कॉन्फ़िगरेशन आता है ना उसका लेवोरोटेटरी आ जाता है, मतलब पहले कंपाउंड क्या था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो हमें मिक्सचर मिला वो क्या हो जाएगा, लेवोरोटेटरी। और इस चीज को, इस इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज लेवोरोटेटरी। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ऑप्शन सी क्या है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज नोन एज, यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। अभी मैंने बताया कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या, द रेशियो ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज इज 2:1। तो भी मैंने बताया दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:1, दोनों बराबर अमाउंट में ही निकलते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत है, यहाँ पर हमारा 1:1 होना चाहिए, तो इज नॉट करेक्ट के लिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन माल्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड व्हाट विल द फॉर्म एज प्रोडक्ट। तो फिर से वही बात है कि माल्टोज की बात आ गई। अब यहाँ भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्या इन्वॉल्व होती है माल्टोज बनाने के लिए। तो माल्टोज के लिए भी जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज ही होती हैं, और अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलकर बनाता है C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ इधर। तो कैसे बनता है, देखो यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज है हमारे पास, OH H, यहाँ पर H OH OH H, यहाँ पर H OH और यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। सिमिलरली एक और अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पर आएगा, और ये 1 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा। यहाँ पर भी अल्फा डी ग्लूकोज होगा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों के बीच में लिंकेज आएगा ग्लाइकोसिडिक, और हमारा क्या बन जाएगा, माल्टोज, हमारा माल्टोज बन जाएगा। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज से बना है तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज अलग अलग हो जाएंगे, तो जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मिल्क शुगर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मिल्क शुगर की, मतलब वो शुगर जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हो। तो मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, पहली बात तो पता होना चाहिए। तो मिल्क के अंदर जो हमारी शुगर पाई जाती है उसका नाम है लैक्टोज, लैक्टोज है ना। मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। अब लैक्टोज की हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइमरी जिनसे प्राइमरी मोनोसैकेराइड यूनिट्स जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, क्या है, डाइसैकेराइड है। तो इसके जो प्राइमरी मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा लैक्टोज। तो
अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास यही दोनों मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट्स हाइड्रोलिसिस गिव्स बीटा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज नहीं मिलता, तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत मिल गया हमें। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं कि उनमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलेगा। तो देखते हैं, इट्स नेम इज लैक्टोज, मैंने अभी बताया इसका नाम लैक्टोज होता है। और फिर मैंने क्या बताया अभी, देखो हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 एंड C4। तो क्या होता है, जो बीटा डी गैलेक्टोज होता है इसका C1 यहाँ पर, और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसका C4, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी और बी और सारे सही लिखे हुए हैं। देखो एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, जो बीटा डी गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज होता है। तो अगर मैं एपिमर बनाने की बात करूँ तो कैसे बनाएंगे, तो मैं बना के दिखा देता हूँ कि गैलेक्टोज को हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले उसके लिए हम पहले बना लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। OH, यहाँ पर H आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ पर OH H, यहाँ पर H OH, और यहाँ OH और यहाँ H, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज हो गया हमारा। अब हमें बनाना है बीटा डी गैलेक्टोज, है ना। तो गैलेक्टोज को मैंने क्या बताया, C4 एपिमर होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग करेंगे, 5 एंड 6। तो हमारा जो 4 नंबर का है वहां पर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को बदल देंगे हम। तो इसको हम कुछ ऐसे रखेंगे, कलर चेंज कर, वहां पर कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर OH ऐसा ही रहेगा, ये H ऐसा रहेगा, ये H OH OH H, और यहाँ पर जो हमारा आएगा वो कैसा आ जाएगा, इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, OH H। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी, OH और H। तो हमारे पास जो ये आया ना C4 कार्बन पे, C4 कार्बन पे हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, और हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना इसको हमने क्या नाम दे दिया, बीटा डी गैलेक्टोज। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है इसको एपिमर बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, द मोनोमर इन्वॉल्व इन द स्टार्च आर बोथ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। तो मैंने अभी बताया स्टार्च के अंदर जो मोनोमर होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अमाइलोज इज द वाटर सोल्यूबल एंड इज अबाउट 15 टू। तो देखो मैं स्टार्च के बारे में सब कुछ बता ही देता हूँ, फिर पढ़ते हैं, ऐसे कोई फायदा है नहीं भूलने का। तो स्टार्च देखो, स्टार्च होता क्या है, लेट्स चूज नेक्स्ट पेज। सो स्टार्च के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, कितनी चीजें हैं। तो स्टार्च देखो, स्टार्च की जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी हमारी, अल्फा डी ग्लूकोज ओनली, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। अब अल्फा डी ग्लूकोज में लिंकिंग होती है। तो पहली लिंकिंग का टाइप होता है C1C4, और सेकंड लिंकिंग जो होती है वो C1C4 एंड C1C6 होती है, ठीक। अब देखो जब ये लिंकिंग होती है सिर्फ, तो उसको बोलते हैं हम अमाइलोज, अमाइलोज, और इसको बोलते हैं हम अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों चीजें स्टार्च के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। मतलब स्टार्च जो है वो एक हमारे पास सैकराइड है ना, एक शुगर है से कह सकते हैं, और उसके अंदर ही ये दोनों चीजें प्रेजेंट है। और उसमें अमाइलोज भी है, अमाइलोपेक्टिन। अब इनका देखते हैं कितना कितना प्रोपोर्शन है, कितना रेशियो। तो 15 से 20% हमारा जो होता है वो अमाइलोज होता है, लगभग 80 टू 85% हमारा अमाइलोपेक्टिन होता है। अब इन दोनों की खासियत के बारे में देखें तो हमारा जो अमाइलोज है ना, अमाइलोज क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है। अगर किसी को भी आप में से पता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है कि जो अमाइलोज है वाटर सोल्यूबल है और अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर इनसोल्यूबल है, अगर किसी को भी पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन में पूछा जा चुका है पहले ही मेंस में, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर कमेंट करके बताना कि जो अमाइलोज है वाटर सोल्यूबल है और जो अमाइलोपेक्टिन है वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं है। तो ये चीजें हमने देख ली, और ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। और इससे मिलकर हमारा बनता है पूरा स्टार्च। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो मोनोमर इन्वॉल्व्ड ओनली अल्फा डी ग्लूकोज, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, अमाइलोज इज द वाटर सोल्यूबल एंड इज प्रेजेंट 15 टू 20%। तो अभी मैंने बताया अमाइलोज जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है और 15 से 20% के अराउंड ये प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर सोल्यूबल, तो भाई गलत हो गया। तो देखो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत, दूसरा सही होगा, तीसरा गलत। एंड फोर्थ क्या है, अमाइलोज इज वाटर इनसोल्यूबल, ये भी गलत हो गया। अमाइलोज क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है, व्हिच मोनोमेरिक यूनिट्स आर प्रेजेंट इन सेल्यूलोज। तो हम जब सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट होती है। तो सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है, मतलब हर चीज में याद होनी चाहिए। तो सेल्यूलोज में क्या प्रेजेंट होता है, बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी नॉट गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। और इससे बहुत सारी यूनिट्स लिंक होती हैं और इनसे क्या मिलकर बनता है, हमारा सेल्यूलोज मिल्क बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज ओनली, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो सारी चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है कि तुम इसको समझ लोगे। तो 2 से 3 बार पढ़ोगे, धीरे धीरे करके सारी चीजें याद होती जाएंगी और क्वेश्चन करते जाओगे तो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, चैप्टर इजी ही है। बस इसमें ऐसा मतलब याद करने वाला है तो बहुत सारी चीजें याद नहीं होती हैं। पर डेफिनेटली जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से तुम्हें मैक्स ऑफ द क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आएंगे वो इसी पीडीएफ से ही आएंगे, तुम देख लेना। बाकी एक दो इधर उधर से आ जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मैक्स ऑफ द क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा था, अमीनो एसिड्स, मतलब यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है तो अमीनो एसिड्स की बात होने लगी। द अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक द सॉल्ट रादर देन द एसिड और द बेस। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे उसके अंदर। तो यहाँ पर COOH होता है, यहाँ पर कुछ NH2 होता है, यहाँ पर H होता है और AR होता है। ये हमारा होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ना, कभी कुछ आया तो एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लेना चाहिए। तो अगर तुम स्ट्रक्चर्स बनाना सीख गए इस चैप्टर के अंदर, चाहे वो ग्लूकोज का हो, गैलेक्टोज का हो, तो लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर तुम्हारा कवर अप हो जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम बहुत सारी चीजें जान जाओगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स ढंग से याद करना, उनको बनाने की प्रैक्टिस करना, तो काफी चीजें तुम्हें समझ में आने लगेंगी, दिखने लगेंगी। तो जैसे यहाँ पे हम सवाल पढ़ते हैं, तो अमीनो एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट रादर देन एसिड और बेस। तो ऐसा बोल रहा है। अब देखो हमने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाला H2OH+ में, तो क्या होता है कि जो यहाँ पर NH3 क्या होता है, यहाँ पर ये जो COO वाला है ना, ये एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ पे H+ रिलीज कर देता है और ये NH2 ये बेसिक H+ एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे बना लेता है NH3+। ठीक है, और ये H और ये R, यहाँ पर देखो क्या बन गया, एक ही कंपाउंड के अंदर माइनस और प्लस दोनों चार्ज आ गए, और दोनों चार्ज आ गए तो इसका नाम हम रख देते हैं नया ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो H+ रिलीज करके अपने ऊपर माइनस चार्ज ले आता है, और सिमिलरली जो H+ रिलीज होता है वो NH2 एक्सेप्ट करके NH3+ बना लेता है, और एक ही कंपाउंड के ऊपर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अब सॉल्ट बन चुका है क्योंकि इस पे चार्जेस आ चुके हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्या है रीजन, प्लस और माइनस दोनों, तो ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। तो रीजन देखते हैं, ज्यूटर आयन इज फॉर्म्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज्यूटर आयन बनता है जिसकी वजह से ये होता है। तो हमारा असर्शन रीजन सबसे और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ज्यूटर आयन भी काफी, ज्यूटर आयन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following regarding the amino acids is not correct। अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑल अमीनो एसिड्स आर द वाटर सोल्यूबल। ऑप्शन 2 क्या है, दीज आर यूजुअली कलरलेस। ऑप्शन सी क्या है, ऑल आर द ऑप्टिकली एक्टिव। एंड ऑप्शन डी क्या है, अमीनो एसिड्स आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। तो ये प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड्स की, बेसिकली इनको भी याद ही करना है, कुछ वैसा है नहीं समझने वाला, पर मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा। ऑल अमीनो एसिड्स और वाटर सोल्यूबल, तो याद कर लो आज से, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्या, दे आर यूजली कलरलेस। अमीनो एसिड्स का यूजली कोई कलर नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है, और नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया। सी ऑप्शन क्या, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात आती है तो हम देखते हैं कायरल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सो बेसिक हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं फिर से। COOH था, यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर H था और यहाँ पर R था। अब जो हमारा ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन ग्लाइसिन उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस R की जगह हमारे हम क्या यूज करते हैं, H। इस R की जगह हम क्या यूज करते हैं, H। अब एक चीज बताओ, एक ही इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह पे H मिल गया ना, H मिल गया ना, तो एक कायरल रह ही नहीं गया। अगर एक कायरल नहीं रहा तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जा चुकी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी जा चुकी है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। तो हमारा जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत है, मतलब ऑप्शन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है पर स्टेटमेंट गलत है। ठीक है,
लास्ट क्या है, अमीनो एसिड्स आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, तो ये चीज को भी याद कर लो। जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग देख लो, इसको याद कर लो। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या है, वाटर सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है, कलरलेस हैं, कलरलेस हैं, और क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसीलिए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड्स की, तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये तुम्हें याद हो गई होंगी थोड़ी बहुत, एक बार पढ़ोगे एनसीईआरटी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द कंपाउंड वॉल से, ये वेल वीएल सेरीन और ये जो भी है इसका नाम है मुझे याद नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब नाम याद कर लेना, कभी कभी ऐसे करके क्वेश्चन देखने को शायद मिल सकता है कि कौन से एसेंशियल कौन से नॉन एसेंशियल में आते हैं, पर ये थोड़ा वैसा सा सवाल है, मतलब दिमाग लगाने वाला है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कि कौन से नॉन एसेंशियल है एसेंशियल है। तो अगर हो जाए नाम याद तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 24 है टोटल, आई थिंक 24 या 20 है शायद, जो भी है, तो अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो ज्यादा लोड नहीं लेना, शायद मुश्किल ही होता है कि ऐसे कोई पूछे। ऐसे टाइप सवाल देख लो, ये आने की प्रोबेबिलिटी वैसे ज्यादा रहती है। तो इसमें देखो 3 अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, इसके बारे में क्या पूछ रखा है, ऑप्शन ए क्या, इट हैज द 3 पेप्टाइड लिंकेज, ऑप्शन बी इट हैज 2 पेप्टाइड लिंकेज, ऑप्शन सी इट हैज 2 अमीनो एसिड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। अब देखो यहाँ पर VAL सेरीन और ये थ्रियोनिन है ना, वेलिन सेरीन और थ्रियोनिन है, अभी याद आ गया मुझे ना। तो ये 3 है, अब इनमें बताना है कि इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज ये होता है, ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज होता है। अब इसमें देखो एक पेप्टाइड लिंकेज, दो पेप्टाइड लिंकेज, तो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कितने आ गए, दो, तो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज दो होंगे। ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन सी क्या है, इट हैज 2 अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स यहाँ पर 3 है, दिख ही रहे हैं साफ साफ, 1 2 3, तुम्हारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर मान लो 3 अमीनो एसिड्स को स्टेट जोड़ा गया है ऐसे 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 करके, है ना, तो कितने पेप्टाइड लिंकेज आएंगे, 2 आएंगे, 4 को जोड़ोगे 3 आएंगे, तो मतलब जितने अमीनो एसिड्स को जोड़ोगे उससे एक कम पेप्टाइड लिंकेज आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, पर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, पूछा है कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, तो देख लो इसमें ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, मैं बता देता हूँ एसेंशियल की डेफिनेशन पहले जान लो, एसेंशियल होते हैं क्या है। देखो अमीनो एसिड्स को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल वो होते हैं जो तुम्हारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, मतलब बॉडी जो है वो खुद से बना नहीं सकती, उनको हमें मतलब एक्सटर्नल किसी भी चीज से लेना पड़ता है बाहर से। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बना सकती है, इसलिए हमारे को जरूरत नहीं है, बाहर से हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बॉडी के अंदर खुद से बनते हैं। तो एसेंशियल मतलब जो बाहर से हमें लेना पड़े। तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, सेरीन, जो सात तीनों हैं ये क्या है, इसेंशियल, नॉन एसेंशियल है, सॉरी नॉन एसेंशियल है। और जो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ये इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर तुम लोग को कुछ ट्रिक चाहिए मेरी जो मैंने यूज की थी इसको याद करने के लिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो या फिर कमेंट सेक्शन में भी डेफिनेटली पूछ सकते हो, वहाँ मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ मैं इस ट्रिक को बता दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन इज, इसमें से पूछ रहा है वाटर सोल्यूबल प्रोटीन कौन से हैं। ठीक है, तो जब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, है ना, तब देखते हैं प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर वाले एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है हमारा फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर। ठीक है, तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, टर्सरी स्ट्रक्चर में जाते हैं, वहां पर हम 2 कैटेगरीज में बनाते हैं, एक फाइब्रस और दूसरे बनाते हैं हम ग्लोबुलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे फाइब्रस होते हैं क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल। ठीक है, और जो हमारे ग्लोबुलर होते हैं सॉल्यूबल होते हैं। तो जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसको साफ साफ लिखा मिल गया होगा कि जो फाइब्रस कौन सा और ग्लोबुलर कौन सा, उसको थोड़ा एडवांस बना के क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर। तो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स आर एल्बुमिन, केराटिन, मायोसिन। तो जो एल्बुमिन होता है हमारा, जो हमारा एल्बुमिन है ना, एल्बुमिन क्या होता है, ये हमारा है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर। ठीक है,
और केराटिन और मायोसिन है दोनों क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। तो यहाँ पर जो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है वो कौन सा हो जाएगा, एल्ब्यूमिन हो जाएगा। एल्ब्यूमिन हमारा क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन हो जाएगा, और केराटिन और मायोसिन वाटर इनसोल्यूबल होंगे। सो ये भी रटने वाला ही क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब बस सोचना था कि फाइब्रस जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं और जो ग्लोबुलर है वो सोल्यूबल होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और फिर क्वाटरनरी जो भी है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में क्या होता है कि जो एच बॉन्डिंग की वजह से जो ग्लाइकोसिडिक नहीं, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना वो फोल्ड जाता है, उसकी जो बैकबोन टाइप होती है वो फोल्ड जाती है और नया शेप बना लेती है ना। तो इस बेसिस पे मैं बताना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बॉन्ड की पूरी एक लंबी सी चैन होती है प्रोटीन के अंदर, वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है, लंबी सी चेन जो फोल्ड हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है, एच बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मैंने अभी बताया आपको। तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे हो जाएगा आंसर इसका। ये सारी चीजें बिल्कुल रटने वाली हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस रटे हुए होंगे तो आपसे देखते ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फिर से बात आई, क्या बोल रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द शेप ऑफ द प्रोटीन। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अभी भी स्टेटमेंट रटने वाला, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा इसको, बस यही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, प्रोटीन के शेप को बताता है ना, रिफर्स टू द शेप ऑफ द प्रोटीन। बिल्कुल बात सही लिखी हुई है, इसको याद कर लो तुम लोग। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से मतलब जो फोल्डिंग होती है वो दो टाइप से होती है पहला होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या होता है, बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स दो टाइप से हमारी क्या होती है, फोल्डिंग होती है। तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंडर में ही मतलब आते हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, फाइब्रस एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो जो फाइब्रस और ग्लोबुलर की जो कैटेगराइज करते हैं वो हम करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के अंडर में। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो तो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, दिस स्ट्रक्चर arises due to folding of the backbone of the polypeptide due to H bonding। अभी मैंने बताया था कि जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसमें H बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो बैकबोन है वो फोल्ड हो जाती है और हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट वन मतलब ए बी और डी ऑप्शन थे वो करेक्ट थे, और जो सी ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या बताना था, नॉट करेक्ट बताना था, तो डेफिनेटली सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद करने वाली, तुम लोग चाहो तो नोट्स लिख सकते हो इनके यहाँ से, ये शॉर्ट नोट टाइप बना सकते हो, क्वेश्चन मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी इसको अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो मेंस के अंदर बायोमोलिक्यूल का सवाल तो तुम कर ही आओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फोर्स व्हिच स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। कौन से फोर्स हैं जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। अभी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि एच बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन डेर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देख लो इसमें एच बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो सारे ही फोर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास देखने को क्या क्या मिलता है, एक तो ग्लोबुलर और एक फाइब्रस, ये दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 भी बस रटने वाली चीजें थी, हो गया, ये भी सिंपल सा था। याद कर लो इन सब चीजों को, मैं नोट्स इसके मतलब पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से तुम पढ़ सकते हो बार बार इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन में क्या दे रखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड्स इज जनरली हायर देन द हैलो एसिड्स। तो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रखा है हैलो एसिड और अमीनो एसिड का। एंड रीजन क्या दे रखा है, द अमीनो एसिड आर एग्जिस्ट एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब कोई चीज क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने वाला है, हाई होने वाला है। तो असर्शन सही हो जाएगा कि अमीनो एसिड्स जो है वो ज्यादा, का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द हैलो एसिड्स, ठीक है। और रीजन भी इसको बिल्कुल सही बात लिखी हुई है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये असर्शन रीजन सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी है ना, कौन से विटामिन ऐसे जो कि अपने बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकते हैं। तो जब विटामिन की स्टोरेज की बात करें हम कभी, है ना, कि बॉडी में स्टोर होंगे और नहीं होंगे, तो हम दो कैटेगरी में विटामिन को बांट देंगे, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल, है ना। अब इससे क्या होगा,
देखो, जब बाहर जाने की या फिर स्टोर करने की बात करें तो बॉडी में स्टोर क्या होता है, फैट होता है, और बाहर क्या जाता है, पानी जाता है, ऑब्वियसली सबको पता है, ठीक है। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे क्या होंगे, थोड़े टाइम बाद पानी के साथ बह के बाहर चले जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं हमारे होते हैं विटामिन बी और सी। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो विटामिन कौन से होते हैं, के ई डी ए, कीड़ा, ठीक है। ये जो कीड़ा होता है फैट सोल्यूबल होता है और ये बॉडी के अंदर डेफिनेटली स्टोर किया जा सकता है। और जो विटामिन बी और सी है इनको हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो विटामिन सी, विटामिन बी, ओ, यहाँ पे कैन कर लो तो सवाल ही गलत हो गया, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, वरना कैन कर लो, कैन बी स्टोर्ड इन और बॉडी, ठीक है। कौन से इसमें से ऐसे हैं जो कि स्टोर किया जा सकते हैं बॉडी में। तो जब हम बात करते हैं स्टोर करने की, तो विटामिन बी और सी में जो होते हैं स्टोर नहीं किए जा सकते, पर इसमें एक एक्सेप्शन आता है, जो विटामिन बी 12 होता है, विटामिन बी 12 है ना, ये हम स्टोर कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, ये हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे विटामिन सी पानी के साथ बह जाएगा, स्टोर नहीं होगा। विटामिन बी 1 पानी के साथ बह जाएगा, स्टोर नहीं होगा। विटामिन बी 6 पानी के साथ चला जाएगा, नहीं होगा स्टोर। विटामिन बी 12 जो है ये हम स्टोर कर सकते हैं, एक्सेप्शन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो विटामिन बी और सी है उनको हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, पर विटामिन बी 12 जो है उसको हम बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या देखा है, विटामिन के नाम दे रखे हैं, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, थायामीन, ठीक है। तो तुम लोगों का एक छोटा सा काम, तुम लोग क्या करोगे, राइबोफ्लेविन, यहाँ पर राइबोफ्लेविन कर लो, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, थायामीन और एस्कॉर्बिक एसिड, 1 2 3 4 के इनके सबके ऐसे नाम बताओगे, इसमें से कौन सा बी 1 है, कौन सा बी 2 है, कौन सा बी 6 है, कौन सा विटामिन सी है, विटामिन है, क्या है इनके, क्या एक्चुअली नाम क्या है इनके, ये तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। सारे के राइबोफ्लेविन नहीं लिखना, 1 का ये होगा, 2 का ऐसे करके तुम कमेंट करके बताओ, अब मैं इसको बताता हूँ तब तक। अब याद इधर इनकी डिफिशियंसी से होने वाली जो है बीमारियां दिख रखी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो राइबोफ्लेविन की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम हम रखते हैं चिलोसिस। पायरिडॉक्सिन की वजह से हमारे पास जो बीमारी आती है वो कन्वर्जेंस होती है, एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर्वी होती है, और थायमिन की वजह से बेरी होती है। तो सिंपली अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगाई है, ये भी रटे हुए सवाल है, मैंने बता दिया, ये रटना ही था, है ना, तो रटना था। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डीएनए डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, ठीक, इसमें से कौन सा बेस ऐसा जो जिससे डीएनए नहीं बनता है। तो हमारा जो अमीनो एसिड वाला पोर्शन था वो भी खत्म हो चुका है, अब डीएनए वाला आ चुका है, डीएनए आरएनए। तो डीएनए के अंदर जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनका नाम जान लो। उसमें एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायामिन होता है ना, और एक साइटोसिन होता है। अब इन चारों के अलावा अगर कोई भी और है तो फिर बेस जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, यूरासिल जो होता है आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है ना, आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो यूरासिल वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन एंड साइटोसिन, ठीक है। और आरएनए के अंदर जो होते हैं वो 3 सेम ही रहते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन और यूरासिल हो जाएगा, ठीक है, साइटोसिन की जगह पे। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड कंप्लीटली देन द प्रोडक्ट्स फॉर्म। डीएनए का हाइड्रोलिसिस करा दिया है ना, तो डीएनए का हाइड्रोलिसिस कराने के बाद कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है यार, है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, और उसमें इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या मिलता है, हमारे पास एक पेंटोज शुगर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वह जैसा होता है, तो एक हमारे पास पेंटोज शुगर डेफिनेटली मिल जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, ठीक है, और बेसिस होते हैं, सारी चीजें होती है डीएनए के अंदर, तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। सब रटने वाली चीजें हैं, सब रटने वाली चीजें हैं, को अच्छे से रटो, और इसका कोई तरीका है नहीं कुछ मतलब एक्सप्लेन करने के लिए इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। And the base is attached to the position 1 dash of the sugar, then the resulting compound is called। तो जो हमारी शुगर है, यही पेंटोज शुगर, ऐसी सी कुछ, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर H होता है, ऐसा ही, ठीक है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, ऐसी चीजें। तो इनमें ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिर बोल रहा है कि यहाँ पे 1 डैश पोजीशन पे जो क्या है बेस आके अटैच होता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं। तो देखो, जब भी शुगर मोइटी से आके बेस जब अटैच होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक। ये चीज याद कर लो, जब बेस अटैच होता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। जब शुगर से बेस अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो इसको याद करो, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ इसकी।
कि इसका स्ट्रक्चर सब बनाऊं, मुझे खुद ही नहीं याद रह जाता यार ये इतना। तो तुम्हें भी मतलब बस कोशिश करना, बना के देखना एक बार, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, न्यूक्लियोसाइड इज अटैच्ड टू द फास्फोरिक एसिड द पोजीशन 5 days द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड। तो देखो ऐसे अब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन चुका, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या होता है, जो उसकी 5th पोजीशन होती है ना कार्बन की 5th पोजीशन, उस पर क्या करता है, फॉस्फोरिक एसिड आके अटैच हो जाता है। और जब ये फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है, देखो सबसे पहले हमारे पास शुगर माटी थी, शुगर की 1st पोजीशन पर हमने बेस अटैच किया, तब हमारे पास क्या मिला, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पर फिर जब फॉस्फोरिक एसिड आके अटैच होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं बना के लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो मैं समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्ट्रक्चर इतने काम के हैं नहीं, जो चीज़ काम के, देखो सबसे पहले हमारे पास शुगर थी, ठीक है। शुगर की वन पोजीशन पर क्या अटैच हुआ के, हमारा बेस अटैच हुआ, तो हमारे पास क्या मिल गया, तो हमें मिल गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी 5 पोजीशन पर हमें अटैच हुआ क्या, फॉस्फोरिक एसिड। फिर हमें क्या मिलता है, उसका नाम देते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये बन गया। फिर मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, तो दो अटैच होते, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ऐसे पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास क्या बना लेते हैं, डीएनए। ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होता है, उसको लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, उस लिंकेज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड से पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और उनके बीच में एक लिंकेज बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये हो गई पूरी डीएनए की कहानी, ये है डीएनए की पूरी कहानी। ऐसे बनता है हमारा डीएनए की, पहले हमारे पास शुगर, फिर न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड धीरे धीरे करके अटैच होते गए किससे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, और हमारे पास क्या मिल गया, डीएनए मिल गया। ठीक है, तो ये पूरी डीएनए की कहानी हो चुकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो हेल्पफुल हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे ऐसे चैप्टर्स के वीडियोस लेके आता रहूंगा, और मैं पीछे भी करवा चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डीएनए स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट, इनमें से डीएनए को लेकर कौन सा इनकरेक्ट है। तो न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइन टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, अभी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पूरी डीएनए की कहानी बता दी तुम्हें, जो न्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं। ठीक है, सही बात है। एडेनिन फॉर्म्स एच बॉन्ड विद थायामीन, ये थोड़ी सी कहानी रह गई थी, वो भी सुन लो। तो जो डीएनए के अंदर एच बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग भी होती है यहाँ पर, तो क्या होता है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन बॉन्डिंग करता है थायामीन से, है ना, और जो गुआनिन होता है, गुआनिन वो बॉन्डिंग करता है साइटोसिन से। एच बॉन्डिंग इन दोनों के आपस में होती है, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक, तो एडेनिन फॉर्म्स एच बॉन्ड विद थायमिन, बिल्कुल सही बात है। गुआनिन फॉर्म्स एच बॉन्ड विद यूरासिल तो होता ही नहीं है डीएनए में, ऑप्शन सी ही हमारा जो है गलत है, तो इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट मिल गया ऑप्शन सी। ऑप्शन लास्ट पढ़ लेते हैं फिर भी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एच बॉन्डिंग बिटवीन द बेसेस, तो जैसा भी हमने अमीनो एसिड्स में पढ़ा था कि का सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, फोल्डिंग हो जाती है, ऐसे ही जो हमारा डीएनए है इसका भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो रीजन है वो क्या है, जो बेसेस प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में एच बॉन्डिंग आ जाती है, और इस एच बॉन्डिंग की वजह से हमारा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है डीएनए का। ठीक है, तो ये डीएनए की कहानी खत्म होती है और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म होता है। टोटल 29 क्वेश्चंस के अंदर मैंने कोशिश की है कि लगभग पूरा ही चैप्टर की हर एक चीज जो भी इंपॉर्टेंट थी, जो भी क्वेश्चन बन सकती है, उसको मैंने कवर कर लिया है। इस मतलब इस वीडियो का एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आप इसको पढ़ना। डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर में काफी लोगों को दिक्कत भी होती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा होपफुली तुम्हारे लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।